हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ये 9th क्लास की सिविक्स है, चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर का ये आज हमारा 6th पार्ट है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी करेंगे। मतलब इसमें हम ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी क्यों है, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, वाई डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट। सो डेमोक्रेसी के पक्ष के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा था जिसमें हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात की थी, लेकिन आज हम डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बात करेंगे। ठीक है। China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history। देखो चाइना में ना फैमीन आया था। फैमीन का मतलब समझो, फैमीन का मतलब होता है भूखमरी, मतलब फूड स्केयरसिटी हो जाना, मतलब खाने पीने की कमी हो जाना। सो चाइना में फैमीन कब आया? 1958 से 1961 के टाइम पीरियड में लगभग 3 साल ये फैमीन रहा था एंड ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमीन है क्योंकि इसमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे चाइना में। सो नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमीन। तो इस फैमीन में चाइना में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। अगर हम इस 1958 एंड 1961 के टाइम पीरियड को इंडिया के टाइम पीरियड से कंपेयर करें ना, तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी चाइना से, फिर भी चाइना में इतना बुरा फैमीन आया। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें से एक रीज़न था गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फैमीन ऑफ द काइंड चाइना हैड। तो यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो चाइना से बेटर नहीं था, फिर भी इंडिया में इतना बुरा फैमीन नहीं आया जितना चाइना में आया, क्योंकि चाइना में 3 करोड़ लोग मर गए थे फैमीन की वजह से। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ना इकोनॉमिक कंडीशन से कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि फैमीन आने का जो मेन रीज़न है वो इकोनॉमिक कंडीशन है। फिर इसके अलावा बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, जैसे कि देखो महंगाई बढ़ जाए तो फैमीन आ जाता है, वॉर हो जाती है, वॉर में अच्छा खासा पैसा लगता है तो फैमीन आ जाता है, क्रॉप फेलियर होने की वजह से मतलब फसलें खराब होने की वजह से फैमीन आता है। इसके अलावा एक जो मेजर रीज़न है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, कितनी अच्छी हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ख़राब हैं राइट तो इससे क्या होता है कि फैमीन आ जाता है। तो वो रीज़न हम यहाँ पर पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। चाइना में ये जो फैमीन आया था इसके पीछे रीज़न बहुत सारे थे, पर एक रीज़न इकोनॉमिस्ट ने दिया था। सो इकोनॉमिस्ट ने क्या रीज़न दिया? दे थिंक that this was the result of different government policies in the 2 countries। अब देखो इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि चाइना एंड इंडिया इन दोनों ही कंट्री में ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के होने की वजह से चाइना में क्या आया? फैमीन आया। ये बात क्यों कही? देखो अगर हम इंडिया एंड चाइना को कंपेयर करें तो उस टाइम पर जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा चाइना की थी। ठीक है। लेकिन फिर भी चाइना में इतना बुरा फैमीन आया। तो इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि रीज़न ये था कि दोनों ही कंट्रीज़ के ना जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनमें डिफरेंस है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होने की वजह से चाइना में फैमीन आया। देखो चाइना में क्या है ना, चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, वेयर एज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not। अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने रीज़न दिया है कि चाइना में फूड स्केयरसिटी क्यों हुई, वेयर एज इंडिया में फूड स्केयरसिटी क्यों नहीं हुई। देखो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इंडिया में है डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी होने की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने फूड स्केयरसिटी को लेकर रिस्पॉन्स दिया एंड फूड सिक्योरिटी पर काम किया। ठीक है। तो मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जनता की तरफ लायबल है, राइट। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके की पॉलिसी निकाली जिससे लोग भूखे ना मरे, वेयर एज चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा
कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक है एंड इंडिपेंडेंट है, मतलब जो कंट्री स्वतंत्र है एंड साथ ही साथ वहाँ पर अगर डेमोक्रेसी है, तो ऐसी कंट्री में इकोनॉमिस्ट ने इतना बड़ा फैमीन या इतना बड़ा अकाल कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि चाइना में अगर ये सब चीज़ें होती, मतलब जो यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं कि चाइना में अगर ये सब चीज़ें होती तो इससे क्या होता कि इतना बड़ा फैमीन नहीं आता, ना ही इतने लोग मरते। सो इकोनॉमिस्ट ने किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया? इन्होंने कहा कि अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते एंड एन अपोजिशन पार्टी होती तो इतने लोग फैमीन में नहीं मरते। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि अगर चाइना में एक पार्टी की बजाय एक से ज़्यादा पार्टी होती, लगा लो 2-3 पार्टी और होती, तो इससे क्या होता, इससे ना लोग क्या करते कि लोगों को अगर एक पार्टी का काम पसंद नहीं आ रहा तो नेक्स्ट टाइम पर दूसरी पार्टी को जिता देते, तो लोग अच्छे से अच्छा डिसीजन ले पाते, एक अच्छी गवर्नमेंट चूज कर पाते। और एक अच्छी गवर्नमेंट चूज होती तो क्या होता, सही पॉलिसी बनती, सही पॉलिसी बनती तो फूड स्केर्सिटी पर काम किया जाता, फूड स्केर्सिटी पर काम किया जाता तो चाइना में कभी इतना बड़ा फैमीन आता ही नहीं और ना ही लोग मरते। ठीक है, क्योंकि चाइना में क्या है ना, एक ही पार्टी है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा कि अगर चाइना में इंडिपेंडेंट प्रेस होती, मतलब एक ऐसी प्रेस जिस पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का प्रेशर ना हो, तो अगर इंडिपेंडेंट प्रेस होती तो क्या होता, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता, राइट। सो अगर इंडिपेंडेंट प्रेस होती तो भी इतने लोग फैमीन में नहीं मरते, राइट। तो यहाँ पर चाइना में फैमीन क्यों आया उसके कुछ रीजन दिए हैं। सो यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल पढ़कर हमें ये तो समझ आ गया कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की नीड्स का ध्यान रखा जाता है, जनता की जो नीड है, बेसिक नीड है, उनकी एस्पिरेशन, उनके डिज़ायर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि देखो, अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स ना जनता के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। और अगर कहीं पर फैमिन आएगा और लोग भूखे मरेंगे, फूड स्केर्सिटी होएगी, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता जो है वो गवर्नमेंट का कॉलर पकड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ना क्या होता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो देश के रूलर्स हैं, वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके बेसिक नीड के लिए काम करते हैं। A non-democratic form of government may and can respond to people's need। अब हम अगर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो सरकार होती है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यहाँ पर सरकार लोगों की नीड्स के लिए काम भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, वो इनके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए लायबल नहीं है। जिस तरीके से हमने डेमोक्रेसी में क्या देखा, डेमोक्रेसी में सरकार लोगों के लिए, जनता के लिए लायबल होती है, वेयर एज नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है रूलर की विश पर। अगर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलर चाहे तो वो लोगों की नीड के लिए काम करेगा, अगर वो चाहे तो वो नहीं करेगा। ये सब रूलर पर डिपेंड करता है, ओके, कि वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है या नहीं चाहता है। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो डेमोक्रेसी में रूलर्स को लोगों की नीड के लिए, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है, वेयर एज नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं होता। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेहतरीन है, बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए आंसरेबल होती है, अकाउंटेबल होती है, मतलब लोगों को जवाबदेही इनको देनी पड़ती है। अब देखो जवाबदेही का मतलब क्या हुआ, अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता किसी भी तरीके का जवाब मांगना चाहती है ना सरकार से, तो मांग सकती है, तो सरकार यहाँ पर जनता को जवाब देगी ही देगी। जैसे कि अगर सपोज करो गवर्नमेंट अगर रिस्पोंड नहीं कर रही है सिटीजन्स को, तो सिटीजन्स बहुत तरीक़ों से गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांग सकते हैं। जैसे कि सिटीजन्स के पास राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट रैलीज निकाल सकते हैं, कैंपेन्स, बैनर, ये सब निकाल सकते हैं,
राइट। एंड वेयर एज जो गवर्नमेंट है वो राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जनता को, लेकिन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? सब कुछ रूलर पर डिपेंड करता है। रूलर चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो फिर उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब यहाँ पर भी दूसरा रीज़न दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेहतरीन है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, बेटर डिसीजन लिए जाते हैं एज कंपेयर टू एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन होती है बहुत सारे लोगों की, एक दूसरे से पूछताछ होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है, डिस्कशन होता है एक टॉपिक पे। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पीपल। और जो ये कंसल्टेशन एंड डिस्कशन होता है ना डेमोक्रेसी में, ये बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। तो बहुत सारे लोग बैठकर डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, और ये मीटिंग भी एक बार नहीं होती है, बहुत बार होती है। जब तक बेहतरीन डिसीजन ना आ जाए तब तक मीटिंग्स होती रहती हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out द पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। देखो, जब मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठेंगे तो सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट देंगे, अपना अपना तर्क वितर्क देंगे, और फिर एक मैटर पर क्या होगा? डिस्कशन होगा, फिर बाद में जाकर डिसीजन लिया जाएगा। तो इससे होता क्या है कि जब बहुत सारे लोगों के बीच में एक ही मैटर पर डिस्कशन होता है ना, तो उसमें मिस्टेक्स बहुत कम पाई जाती हैं। ऑल्दो इट टेक्स टाइम। तो ये हमने इट टेक्स टाइम ये हमने कहाँ पढ़ा था? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज ये है कि एक ही बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है, और बहुत लेट डिसीजन दिया जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डिसीजन में काफ़ी डिले होता है। तो ये हमने एक डिमेरिट पढ़ी थी, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर इम्पोर्टेंट डिसीजंस थोड़ा टाइम लेकर दिए जाएं तो ये अच्छा है। इससे क्या होगा कि इससे मिस्टेक्स नहीं होंगी उन इम्पोर्टेंट डिसीजंस में। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन थोड़ा सा लेट आते हैं तो इससे होता ये है कि इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस से कहीं ना कहीं सब लोग बच जाते हैं। मतलब अगर डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे तो क्या होगा? इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन हो सकते हैं, उसकी वजह से लोगों का नुकसान भी होगा, सरकार का भी नुकसान होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है उन पर प्रॉपर मिल बैठकर ही मीटिंग एंड कंसल्टेशन होना चाहिए, और बहुत सारी मीटिंग के बाद एक डिसीजन पर फैसला आना चाहिए, और वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोगों की भलाई हो, राइट। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ये सारी की सारी पॉलिसीज, सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज, ये सभी लोगों पर ही तो अप्लाई होते हैं। तो अगर इन्हीं डिसीजंस में त्रुटियां हो जाएंगी, इन्हीं डिसीजंस में मिस्टेक हो जाएंगी, तो लोगों की भलाई कहाँ होगी उसमें, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो टाइम टेकन पीरियड है ना, ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है, लाइक बिग एडवांटेज है, बिकॉज डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लॉन्ग प्रोसेस होता है कंसल्टेशन का, बट डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी होती है, राइट। मतलब इसमें मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट दिया है कि डेमोक्रेसी बेस्ट क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डाइवर्सिटी है, पता है आपको, तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर है सबका, सब लोगों का सोचने का तरीका अलग है, सब लोग अलग अलग नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। तो इतने डाइवर्सिटी होती है, तो इन डाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी एक इस तरीके का मेथड प्रोवाइड करता है जिससे ये डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं इनसे डील किया जा सकता है। जैसे कि डेमोक्रेसी में एक पीसफुल सॉल्यूशन दिया जाता है, विच इज़ कि डेमोक्रेसी में ना तो कोई लूज़र होता, ना ही कोई विनर होता है। यहाँ पर सब लोग इक्वल हैं, तो इसीलिए सब लोगों को हार्मनी एंड पीस के साथ रहना पड़ता है, राइट। एंड इसके अलावा अगर इलेक्शंस की बात करें तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बिल्कुल फ्री एंड फेयर होते हैं। इन सोसाइटी
पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। अब सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके अलग अलग ओपिनियन हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट हैं, उनके अलग अलग अपने डिज़ायर्स, प्रायोरिटी हैं। अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये काफ़ी शार्प हैं, और अगर हमारी कंट्री की बात करें तो यहाँ पर तो कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर तो डाइवर्सिटी आपको पता ही है। मतलब आप कुछ ही किलोमीटर पर चले जाओ आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके, अकोमोडेट करके रखा जाता है डेमोक्रेसी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पर लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग कास्ट हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। मतलब ये जो लोग हैं, जो इंडिया में जो ये डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी में जो लोग हैं वो अलग अलग नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, संसार को देखते हैं। सबकी अपनी प्रेफरेंस, सबकी अपनी प्रायोरिटी अलग हैं। एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप की जो प्रेफरेंस है वो दूसरे ग्रुप से क्लैश कर जाए, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस कुछ और हो सकती है, उसकी प्रेफरेंस कुछ और हो सकती है। सो हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट? तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर, विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे, किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? बाय शोइंग द ब्रूटल पावर, मतलब एक दूसरे के साथ मार धाड़ करके, काट कर, एक दूसरे को मार कर, समझ रहे हो, मतलब अपनी पावर का मिसयूज करके। और जो ग्रुप जीत जाएगा वो दूसरे ग्रुप के सामने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देगा, और जो ग्रुप हार जाएगा उसको वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन अगर इस तरीके से देश में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे और कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से रिजॉल्व किया जाने लगा, मतलब पावर का यूज़ करके, लोगों को मार कर, लोगों को सप्रेस करके अगर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया जाने लगा, तो इससे क्या होगा? इससे देश में रिजेंटमेंट आ जाएगा, अनहैप्पीनेस आ जाएगी, कोई भी लोग खुश नहीं रहेंगे, एंड लोग फिर पावर का ही यूज़ करेंगे। एंड लोगों के पास आज़ादी होगी कि अपनी बात मनवानी है तो भैया सामने वाले को मारो और अपनी बात मनवाओ, ये वाला सीन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ना तो लोग हार्मनी में रहेंगे और ना ही लोग पीसफुल तरीके से रहेंगे। सो डिफरेंट ग्रुप मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से ख़त्म किया जाने लगा कि जो पावरफुल ग्रुप है वो कमज़ोर दल वाले ग्रुप को दबाएगा, उन्हें सप्रेस करेगा, एंड कमज़ोर दल वाले लोगों को पावरफुल ग्रुप की बात माननी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या? इससे देश में रिजेंटमेंट भी आ जाएगी, अनहैप्पीनेस भी होगी। इसके अलावा लोग ना तो हार्मनी से रह पाएंगे, ना पीस से रह पाएंगे। तो जो डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ फिर रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी की वजह से इतनी डाइवर्सिटी के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, इन कॉन्फ्लिक्ट्स का एक पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट एंड विनर। तो यहाँ पर रीज़न बताया है कि किस तरीके के मेथड्स, किस तरीके का पीसफुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। देखो, डेमोक्रेसी में ना तो कोई परमानेंट विनर होता है, ना ही किसी की परमानेंट हार होती है, सब लोग इक्वल हैं, एंड डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। तो यहाँ पर देखो, ना तो कोई विजेता है ना ही कोई हारने वाला है, तो सभी लोग इक्वल हैं। अब सब लोग इक्वल हैं तो डिफरेंट ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह सकते हैं, पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। अब हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है, मतलब आप काउंट करते करते थक जाओगे। आप, मैंने कहा ना कि जैसे ही आप अगर कुछ किलोमीटर जाते हो भाषा बदलती है, कुछ किलोमीटर जाते हो पहनावा बदलता है, राइट। कुछ किलोमीटर जाते हो तो दूसरी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, अलग सोच वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक डेमोक्रेसी ही ऐसी चीज़ है जिसने हमारे देश को एकजुट करके रखा हुआ है। ठीक है, हमने जो अभी 3 आर्ग्यूमेंट्स देखे
फॉर डेमोक्रेसी, ये तीनों ही आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ की क्वालिटी पर अपना प्रभाव डालते हैं। सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सरकार है वो रिलायबल होती है एंड लोगों की जो सोशल लाइफ है वो बेहतरीन होती है। अब ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट है इनको दोबारा से देखो। पहला क्या था, अकाउंटेबिलिटी वाला। अकाउंटेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग काम करती है, लोगों की बेसिक नीड को ध्यान में रखकर काम करती है। वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सब कुछ रूलर की चलती है, उसकी विश के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैं डेमोक्रेसी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में डिले होता है और बहुत सारे लोग मिलकर कंसल्टेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पर पहुंचते हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले होता है। लेकिन यही चीज़ एक एडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर जब मीटिंग करते हैं, एक मैटर पर बात करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है मिस्टेक्स होने की, तो इससे डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी इम्प्रूव होती है। वेयर एज अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर रूलर की चलती है, ये अपना डिसीजन तब चाहे तब सुना सकता है, एक दिन में सुनाए, एक साल में सुनाए, कभी भी सुनाए, ठीक है। एंड इसके अलावा हाँ ये भी होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर ना तो प्रेस इंडिपेंडेंट होती है, ना ही मतलब किसी भी तरीके से लोगों को आज़ादी होती है कुछ भी बोलने की। अब थर्ड फॉर्म हमने क्या देखा था, थर्ड हमने आर्ग्यूमेंट देखा था अबाउट द पीसफुल थिंग, कि डेमोक्रेसी जो है वो डाइवर्सिटी को बनाए रखती है एंड जो डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको डील करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ना कोई विनर होता ना कोई लूजर होता है, राइट। वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, रूलर चाहे तो वो अपने कम्युनिटी को या अपनी लैंग्वेज को या अपने ही लोगों को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में सभी लोगों को आगे लेकर चलना पड़ता है, मतलब डिफरेंसेस को ध्यान में लेकर सभी लोगों को हार्मनी एंड पीस के साथ आगे लेकर चलना पड़ता है। वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फिर से रूलर की ही चलती है। एंड द स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट इज दैट कि डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, इंस्टेड इट इज फॉर द सिटीजन्स। सो डेमोक्रेसी इज फॉर सिटीजन्स नॉट फॉर गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है। Even if democracy doesn't bring better decision and accountable government, it is still better than other form of government। तो हमने इतने आर्ग्यूमेंट्स देख लिए, इसमें हमें एक चीज़ तो ये समझ में आई है कि अगर डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन नहीं लिए जाएं या फिर गवर्नमेंट अकाउंटेबल ना भी हो, मतलब गवर्नमेंट जनता की तरफ जवाबदेह ना भी हो, फिर भी डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ये लोगों की, सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहेंस करती है। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स की डिग्निटी कैसे एनहेंस होती है, क्योंकि सिटीजन्स के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी बातों की वैल्यू की जाती है। एंड डेमोक्रेसी में जो जनता है उन्हीं की तो वैल्यू की जाती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि सिटीजन्स की जो डिग्निटी है वो एनहेंस होगी, ठीक है, जो रिस्पेक्ट है वो और ज़्यादा एनहेंस होती है। As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality। डेमोक्रेसी में ना पॉलिटिकल इक्वालिटी है, राजनीतिक समानताएं हैं। On recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated ones। देखो यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पुअरेस्ट है ना, मतलब जो गरीब लोग हैं या लेस एजुकेटेड पीपल हैं, उनका सेम स्टेटस है जैसे कि अमीर और पढ़े लिखे लोगों का। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डेमोक्रेसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, एवरीबडी इज इक्वल, चाहे अमीर हो गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, सब लोगों का सेम स्टेटस है।
अब सेम स्टेटस कैसे है, क्योंकि यहाँ पर लोग किसी भी रूलर के अंडर नहीं हैं, बल्कि सभी लोग खुद में रूलर हैं, ठीक है। जनता खुद में अपनी शासक है। एंड इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, अगर जनता कोई मिस्टेक भी करती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, मतलब सब अपनी अपनी गलतियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो ऑल एंड ऑल सभी लोगों का सेम स्टेटस है, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग अपने आप में रूलर हैं, राइट। तो ये जो है ये डेमोक्रेसी के जो है ऐसे फीचर हैं, या ये कह लो कि डेमोक्रेसी से एक देश में इस तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं सोशल लाइफ में। फिर यहाँ पर एक फाइनल आर्ग्यूमेंट दी गई है, व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर। Finally, democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake. देखो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर किसी भी तरीके की मिस्टेक हुई है तो उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। जैसे कि हमने अबव आर्ग्यूमेंट्स में देखा कि देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये कोई ऐसी गारंटी नहीं होती है कि किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होगी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। हालांकि डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक हो, उसमें भी ये गारंटी नहीं की जाती कि किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखो, मिस्टेक तो हो जाती हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस चीज़ का एक एडवांटेज ये है कि मिस्टेक्स को ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा टाइम के लिए हाइड नहीं किया जा सकता। एंड अगर मिस्टेक हुई भी है तो उस पर पब्लिक डिस्कशन किया जाता है, लोगों के व्यू पॉइंट लिए जाते हैं, एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। इसके अलावा अगर मिस्टेक हुई है तो उसे रेक्टिफाई भी किया जाता है, करेक्ट भी किया जा सकता है। इसका भी मैं एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे। ओके, नेक्स्ट है, ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है डेमोक्रेसी में, अगर मिस्टेक हुई है तो या तो रूलर्स उस मिस्टेक को ठीक करें या फिर रूलर्स को ही चेंज किया जा सकता है, बट दिस कैन नॉट बी हैपेंड इन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर रूलर है तो भैया वो रूलर, चाहे वो अगली बार वही रूलर बनेगा या उसका बेटा रूलर बनेगा, उसकी फैमिली में कोई ना कोई रूलर बन जाएगा, राइट। इस तरीके से जो क्राउन है वो ट्रांसफ़र होता रहता है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अभी इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, यहाँ पर ये कहा गया है ना कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि वी आर ह्यूमन बीइंग और हमसे मिस्टेक हो जाती है। अगर हम गलत पार्टी को चूज़ करेंगे, गलत गवर्नमेंट ले आएंगे, मतलब ऐसी सरकार ले आएंगे जो लोगों के हित के बारे में ही नहीं सोचती है, तो फिर क्या होगा, इस मिस्टेक को आप डेमोक्रेसी में करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप इलेक्शन के टाइम पर सरकार हटा सकते हो, दूसरी सरकार ला सकते हो, कहने का मतलब है दूसरी पार्टी को आप जिता सकते हो। तो सब कुछ जनता के हाथ में होता है। एंड इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक रूलर से हो जाती है तो रूलर उन लॉज एंड उन रेगुलेशंस पर या उन रूल्स पर दोबारा से डिस्कशन करेंगे एंड दोबारा से उसमें अमेंडमेंट या किसी न किसी तरीके का रिफॉर्म कर दिया जाता है। सो डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। अभी जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं उनका यहाँ पर सम अप दिया गया है। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग। देखो, डेमोक्रेसी एक जादू की छड़ी नहीं है, ये हमने पढ़ा अभी तक। ये जादू की छड़ी नहीं है कि इससे सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं हो सकती और डेमोक्रेसी से सब कुछ आ भी नहीं सकता है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी भी तरीके की हो, उनमें से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है। और उसके बारे में हमने यहाँ पर सारे के सारे आर्ग्यूमेंट भी करे, व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन। डेमोक्रेसी में गुड डिसीजन लिए जाते हैं। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड डेमोक्रेसी में हर एक लोगों की विशेस का ध्यान रखा जाता है, उनकी नीड का ध्यान रखा जाता है, उनकी डिज़ायर्स का ध्यान रखा जाता है, लोगों को वैल्यू दी जाती है, लोगों की डिग्निटी को एनहेंस किया जाता है एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब देखो, अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ हार्मनी एंड पीस में रह पाए, ऐसा सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर ही पॉसिबल है।
even when it fails to do some of these things, it allows a way to correcting its mistake and offer more dignity to all citizens. अभी जो हमने लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट देखा कि अगर डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है. एंड दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो हमने सारा पॉइंट आज ये कर लिया है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.